Good morning, class. Today I'm going to start the poem The Voice of the Rain by Walt Whitman. In this poem, the poet is asking a question to the rain that who are you? Okay, and what is your contribution to our earth? तो इसमें जो okay rain है that again replies to the poet, and that reply we will just read in this poem. And who art thou? Art means are, and thou means you. And who are you? Said I to the soft falling shower. I का मतलब है यहाँ पे poet. Okay, poet अपने लिए कह रहा है. So here the poet asked a question to the rain that who are you? Okay, that question was asked टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. धीरे धीरे गिरने वाली जो शावर मीन्स यहाँ पे रेन से है, बारिश है, उससे पोइट क्वेश्चन पूछता है दैट हु आर यू. विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड. क्या कह रहा है? जो आपको बताने में बड़ा अजीब है, स्ट्रेंज लग रहा है कि दैट रेन आंसर्ड मी. ओके, कि रेन ने मुझे वापस आंसर किया, रिप्लाई किया, जैसा मैं आपको यहाँ नीचे ट्रांसलेट कर रहा हूँ. आई एम द पोयम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन. ओके, रेन की जो वॉइस है, आवाज़ है, वो क्या कहती है कि मैं इस अर्थ का इस अर्थ की पोयम हूँ, संगीत हूँ, मैं म्यूज़िक हूँ इस अर्थ का. ओके, इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. क्या कह रहे हैं? इम्पैल्पेबल का मतलब समथिंग विच कांट बी टच्ड, ऐसी चीज़ जिसे हम टच नहीं कर सकते. तो ये क्या कह रही है रेन के लैंड से, धरती से, और ये जो बॉटमलेस सी है उससे मैं धीरे धीरे अंदर ही अंदर ऊपर उठती हूँ. राइज का मतलब ऊपर उठती हूँ. आपको पता है कि दैट जो वेपर होता है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, जो वेपराइजेशन होता है उससे मॉइस्चर को गेन करके जो क्लाउड्स है वो ऊपर जाके स्काई में बनते हैं. तो वही प्रोसेस इसके ये जो वॉइस है वो रेन की जो वॉइस है वो आपको बताना चाहती है. इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. कि इस लैंड से और इस बॉटमलेस सी से अंदर ही अंदर मैं क्या करती हूँ, ऊपर उठती रहती हूँ. अपवर्ड टू हेवन, ऊपर उठ के मैं कहाँ जाती हूँ? ऊपर, स्काई की तरफ. हेवन का मतलब ऐसे स्वर्ग होता है, बट हेयर इट मीन्स स्काई. कि अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, फिर मैं स्काई की तरफ जाती हूँ. वेंस मीन्स वेयर, जहाँ पर. वेगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम. जहाँ पे मैं, वेगली का मतलब धुंधला सा, फॉर्म का मतलब कुछ फॉर्मेशन, कोई शेप बन जाना, तो वहाँ पे जाके मैं बादल में चेंज हो जाती हूँ. ऑल टुगेदर चेंज, कम्प्लीटली चेंज हो जाती हूँ. नीचे तब मैं धरती पर होती हूँ, तब मैं पानी के रूप में, मॉइस्चर के रूप में, भाप के रूप में होती हूँ. ऊपर जाके मैं पूरी तरीके से चेंज हो जाती हूँ. एंड येट द सेम, फिर भी मैं वही हूँ. मेरा मेन एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व वही है. मैं वही पानी हूँ जो नीचे से ऊपर आया है, वही पानी बनकर मैं वापस नीचे पृथ्वी पे, धरती पे जाऊंगी. आई डिसेंड, डिसेंड मीन्स नीचे उतरना. टू लेव, लेव मीन्स वॉश, नहला देना किसी चीज़ को. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब. कह रहे कि मैं नीचे उतरती हूँ. ड्रॉट का मतलब ये जो नीचे सूखा है धरती पे, उसको नहलाने के लिए, वॉश करने के लिए. मतलब इस धरती जो सूखी हुई है, सूख जाती है, उसे नहलाने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ. एटोमीज का मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, टुकड़े हैं. डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मतलब इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी धूल के छोटे छोटी सी धूल की जो परत है, जो छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स हैं, और जो सूखा है धरती के ऊपर, उसको वॉश करने के लिए, उस धरती को, पूरे ग्लोब को नहलाने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ जब बारिश होती है. एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लैटेंट, अनबॉर्न. और जो भी कुछ है नीचे, वो सब सिर्फ एक बीज है, जो छुपे हुए हैं, जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है.
और वो सब फूट के फूल कब बनते हैं, जब मैं नीचे धरती पर गिरती हूँ। एंड फॉर एवर मीन्स ऑलवेज, हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जहाँ से जन्म होता है, तो उसी को मैं वापस लाइफ दे रही हूँ, जीवन दे रही हूँ। बारिश ये कहना चाहती है कि हमेशा दिन रात जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, मतलब कि इस धरती से उसी को मैं वापस जीवन देती रहती हूँ। इसका मतलब यहीं से पानी बनता है, धरती से ही जो भाप बन के ऊपर उड़ता है, उसके बाद क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, वही बाद में जो बारिश है वो धरती में आती है, और जहाँ जो यहाँ पे सूखा है, ठीक है, वो ख़त्म होता है, नए पेड़ उगती हैं, नई पत्तियाँ आती है, उसमें नए फ्लावर्स आते हैं। कह रहे कि मैं अपने ओरिजिन को, जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, उसे ही मैं वापस नया जीवन हमेशा दिन रात देती रहती हूँ। एंड मेक प्योर एंड प्यूरिफाई इट, उसे मैं प्योर करती हूँ, नहला देती हूँ धरती को, बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ, उसे ब्यूटीफाई करती हूँ, उसे ब्यूटीफुल बनाती हूँ। ब्यूटीफुल कैसे बनाती है, आपको पता है कि बारिश के बाद में अर्थ बिल्कुल ग्रीन हो जाती है, फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, न्यू लीव्स आती हैं, जो सीड्स हैं, ठीक है ना, वो फूटने लगती हैं। तो इस तरीके से अर्थ का जो अर्थ है वो ब्यूटीफाई होती है। फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, dully with love returns। क्या कहते हैं कि जैसे जो सॉन्ग है जो अपने बर्थ प्लेस से निकलते हैं, मतलब कि जहाँ से वो म्यूज़िक निकलता है, इश्यू होता है। फुलफिल मतलब कंप्लीट होने के बाद, वैंडरिंग मीन्स इधर उधर घूमने के बाद में, इधर रैग्ड और अनरैग्ड मीन्स अटेंडेड और अनअटेंडेड, चाहे उस म्यूज़िक पे किसी ने ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो। डली मीन्स लॉफुली, वापस पूरे प्यार के साथ रिटर्न हो जाता है, इंसान के पास लौट आता है। तो ये सर्कल सेम बारिश के साथ होता है। बारिश अपनी बर्थ प्लेस से निकलती है, मतलब कि धरती से, फिर फुलफिल मीन्स कंप्लीट होती है, इधर उधर बादल बन के घूमती है, चाहे उस पर किसी ने ध्यान दिया या नहीं दिया, लॉफुली वो वापस उसी प्यार के साथ अब अर्थ पे रिटर्न हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा बारिश ने रिप्लाई किया है पोएट को, जब पोएट ने उससे पूछा हु आर यू, सॉफ्ट फॉलिंग रेन से, तो उसने रिप्लाई किया है दैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। मैं इस अर्थ की पोएम हूँ, म्यूज़िक हूँ, और कैसे मैं अपनी ओरिजिन को वापस लाइफ देती हूँ और बड़ी प्यार से वापस उसके पास लौट आती हूँ। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स क्लास। There are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? पोएम में टू वॉइसेस हैं, वो किसकी है और कौन सी लाइन्स आपको इंडिकेट कर रही है कि वो टू वॉइसेस हैं? These two voices are of the poet and the rain. ये दो आवाज़ है, एक तो पोएट की और एक रेन की। The lines indicating these, कौन सी लाइन्स वो ये बता रही हैं? Who are you? Said I to the soft falling shower. ये है पोइट की वॉइस ऑफ द पोइट। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो ये है वॉइस ऑफ द रेन। व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स? स्ट्रेंज टू टेल का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट द रेन गेव एन आंसर टू द पोइट सीम्स स्ट्रेंज टू टेल। ये कहना कि रेन ने पोइट को वापस जवाब दिया, ये थोड़ा अजीब लगता है। वी आर सरप्राइज टू थिंक हाउ द रेन आंसर्ड द पोइट। हमें भी सुन के अजीब लगता है कि रेन ने वापस पोइट को कैसे रिप्लाई किया होगा। देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। विच वर्ड्स इंडिकेट दिस? एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज बिटवीन टू। क्या कह रहा है कि रेन और म्यूज़िक में हमेशा कोई ना कोई सिमिलैरिटीज़ बताई गई हैं। पोएम में कौन से वर्ड्स हैं जो ये बताते हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? तो हम देखेंगे द वर्ड्स इंडिकेटिंग ए पैरेलल बिटवीन रेन एंड म्यूजिक आर, कौन से वर्ड्स हैं? सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वैंडरिंग रैग्ड एंड अनरैग्ड, डली विथ लव रिटर्न। ये लाइन मैंने अभी अभी आपको पोएम के लास्ट में बताई थी
कि जैसे म्यूज़िक है वो अपनी बर्थ प्लेस से निकल कर कंप्लीट होके इधर उधर घूम के अटेंडेड अनअटेंडेड लॉफुली वापस अपनी जगह लौट आता है, वैसे ही वो सर्कल बारिश का चलता है. सो द सिमिलैरिटी बिटवीन रेन एंड म्यूज़िक इज़ दैट दे बोथ रिसीव लव फ्रॉम एवरीबडी. वो सबसे लव रिसीव करते हैं. दे मे वैंडर एनी वेयर, वो किसी भी जगह घूम सकते हैं, बट द लास्ट रिटर्न टू देयर बर्थ प्लेस. बट लास्ट में आके वो वापस अपने बर्थ प्लेस पर लौट आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द साइक्लिक मोमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम. पोएम में रेन का साइक्लिक मोमेंट कैसे बताया गया है. कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस. ओके, साइंस में जो हमने सीखा है उससे हमें थोड़ा कंपेयर करना है. द पोएम डिस्क्राइब्स दैट रेन राइजेज अपवर्ड. पोएम में बताया कि रेन ऊपर उठती है. टेक्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड अनक्लियर फॉर्म. ओके, बाद में ऊपर जाके बिल्कुल अनक्लियर डिफरेंट फॉर्म में आ जाती है. दैन इट कम्स डाउन एंड वॉशेज द अर्थ. फिर नीचे आके अर्थ को धो देती है. द साइकिल इज जस्ट लाइक द वन डिस्क्राइब्ड इन साइंस. सेम प्रोसेस हमें साइंस में डिस्क्राइब किया जाता है. रेन राइजेज अपवर्ड्स कैसे, इन द फॉर्म ऑफ वेपर. टेक्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्म. हाउ, ऑफ क्लाउड्स एंड अनक्लियर फॉर्म. डिफरेंट फॉर्म मतलब जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है. कम्स डाउन एंड वॉशेज द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स. रेन बन के नीचे आती है और अर्थ को नहला देती है. व्हाट आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट. पोएम की लास्ट टू लाइन्स को ब्रैकेट में क्यों रखा गया है. देयर मे बी टू कॉजेज बिहाइंड इट. इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं. दिस नॉट द पार्ट ऑफ द डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन. हो सकता है कि ये जो पार्ट है वो पोएट और रेन के बीच की कन्वर्सेशन का नहीं है. दिस इज़ अ जनरल कॉमेंट टू फिनिश द पोएटिक थाट. ये एक जनरल कॉमेंट है जिसने पोएट की इमेजिनेशन को कंप्लीट किया है. सेकेंड रीज़न कैन बी दीज लाइन्स गिव एन एक्सटेंडेड मीनिंग टू द ग्रेटनेस ऑफ रेन. इन लाइन ने ओके रेन की ग्रेटनेस को बहुत ही एक्सटेंडेड मीनिंग दिया है. लिस्ट द पेयर ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोएम. पोएम में कौन कौन से अपोजिट वर्ड्स मिले हैं. राइज, डिसेंट, उठना नीचे उतरना. चेंज्ड, सेम. ओके, चेंज जाना, सेम वैसा का वैसा रहना. तो ये भी टू अपोजिट वर्ड्स है विच आर फाउंड इन द पोएम. लैंड, बॉटमलेस सी और हेवन. ओके, धरती आकाश. रैग्ड, अनरैग्ड, अटेंडेड अनअटेंडेड, डे और नाइट. फिर है नोटिस द फॉलोइंग सेंटेंस पैटर्न. ओके, जस्ट लीव दिस क्लास. आपको सिर्फ यहीं तक के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं. सो दिस पोएम इज डन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. Okay, this chapter is about the green revolution. You must have studied in social science. green revolution आपने definitely पढ़ा होगा. The ailing planet, the green moment's role. जो हमारा planet Earth, okay, it was suffering. okay, तो कैसे जो green movement था, green revolution था, उसका क्या रोल रहा है हमारी अर्थ को वापस हरा भरा करने में. okay, chapter has been written by Nani Palkhiwala. The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. ये आर्टिकल नानी पालखीवाला ने लिखा था और इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. और इसमें उन्होंने जो इशू उठाए थे ओके अर्थ की गिरती हुई हेल्थ के बारे में, उसकी आज भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है. वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द entire human race so completely and so rapidly as the green moment. कह रहा है कि आज तक शायद हिस्ट्री में ऐसा कोई मोमेंट हमें याद नहीं आता जिसने पूरी ह्यूमन रेस की इमेजिनेशन को इतना कम्प्लीटली इतना रैपिडली ग्रिप किया होगा जितना कि ग्रीन मोमेंट ने किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने, विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago, जो आज से कुछ 25 साल पहले शुरू हुआ था.
In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. 1972 में वर्ल्ड की सबसे पहली नेशन वाइड ग्रीन पार्टी बनी थी न्यूजीलैंड के अंदर. सिंस देन द मोमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. उसके बाद से आज तक इस मोमेंट ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. क्या कर रहे हैं कि हमने हमारी होप्स को बिल्कुल शिफ्ट कर लिया मैकेनिस्टिक व्यू से, मॉडर्नाइजेशन से, मशीनरी से इकोलॉजिकल व्यू की तरफ. हम अर्थ के बारे में सोचने लगे. हमारी इकोलॉजी के बारे में सोचने लगे. It is a shift in human perception as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun. जैसे कॉपर्निकस ने हमें 16th सेंचुरी में सिखाया था कि कैसे जो अर्थ है वो दूसरे जो प्लैनेट है वो सूर्य सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. तो वैसे ही एक और शिफ्ट ह्यूमन बीइंग की सोच में, इमेजिनेशन में आया. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. पहली बार हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में एक कॉन्शियसनेस, एक सोच, एक न्यू थिंकिंग अराइज हुई. क्या कि हमारी अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. द नामरस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स. ये कितना बड़ा एक क्रीचर है, एक लिविंग थिंग है जिसकी कि हम सब पार्ट्स हैं. इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इस अर्थ की भी कुछ ज़रूरत है. इसका एक वाइटल प्रोसेस है और हम सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए. The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. फिर अर्थ ने हमें कुछ ऐसे इंडिकेशन दिए कि ये बीमार पड़ती जा रही है, इसकी हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, गिरती जा रही है. We have begun to realize our ethical obligations to be good steward of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. हमने ये रियलाइज़ करना शुरू किया, हमारी ऑब्लिगेशन, हमारी ड्यूटीज़ हमने रियलाइज़ करना शुरू की कि हमें हमारे प्लैनेट की तरफ कुछ अच्छा बन के दिखाना होगा. हमें रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़ बनना होगा अगर हम हमारी फ्यूचर जनरेशन का भला चाहते हैं. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. ये जो कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट हो बट डेवलपमेंट की आड़ में हमारी धरती का, हमारी पृथ्वी का कोई टॉर्चर, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए. तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये कब पॉपुलर हुआ? 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के थ्रू. इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया. इसकी रिपोर्ट में इन्होंने एक आइडिया एक्सप्लेन किया था. Development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. कि ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे प्रेजेंट की नीड्स जो हैं, ज़रूरत, वो भी फुलफ़िल हो, लेकिन उसके लिए हमें आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, उनकी डिमांड भी फुलफ़िल होती रहे. It means without stripping the natural world of resources future generations will need. इसका मतलब है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है हमारे, फुल ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी नीड फ्यूचर जनरेशन्स को भी है, उसको हम उसका एक्सप्लॉइटेशन हम नहीं करेंगे. इन द जू एट लुसाका ज़ाम्बिया देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड. क्या कह रहा है? ज़ाम्बिया लुसाका में एक ज़ू है जहाँ पे एक पिंजरा है, वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा है जिस पे क्या लिखा है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर. इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ. पिंजरे के अंदर कुछ भी नहीं है, एक कांच है जिसमें आप अपने आप को देखते हैं.
कहने का मतलब ये है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान को कहा गया है, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज डिफरेंट कंट्री। क्या कह रहे हैं, थैंक यू हमें कहना चाहिए कि हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो इतनी सारी एजेंसीज हैं उनके एफर्ट्स को, उनकी कोशिशों को। A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal। इस most dangerous animal में इंसान के अंदर एक नई अवेयरनेस, ओके, ये अवेयर हो चुका है, जागरूक हो चुका है कि इसने अर्थ को बहुत टॉर्चर कर लिया है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। इसने अपनी बुद्धि को, अपनी विजडम को चेंज कर लिया है। उसने ये रियलाइज़ कर लिया है कि उसका जो सिस्टम है डोमिनेशन का, अधिकार जमाने का, वो पार्टनरशिप का होना चाहिए, मिलके काम करने का। ओके, सिर्फ अर्थ को हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है, टॉर्चर नहीं करना है, इसके साथ मिलके काम करना है और इसमें हमें इसकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth। साइंटिस्ट ने आज तक 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, ओके, बता दी है जिसके साथ हम जो है ह्यूमन बींग्स वो अर्थ को शेयर करते हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज। ये एस्टिमेशन शायद और ज़्यादा होगा क्योंकि हो सकता है ऐसी और बहुत सारी स्पीसीज़ हो जिसके बारे में हम नहीं जानते। Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in an ignominious darkness। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि आज भी कम से कम 100 मिलियन दूसरी इतनी सारी लिविंग स्पीसीज होगी जो अंधेरे में है, जिन अननेम्ड है, जिसके बारे में आज तक नहीं जानते हैं। One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its member। एक early international commission, ओके, इंटर एलिया, जिसमें इकोलॉजी के एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस उठते हैं, ओके, और हमारे एक इंडियन भी उसके मेंबर है, मिस्टर एल के झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, इसकी जो पहली रिपोर्ट थी उसमें क्वेश्चन उठाया गया था, आर वी टू लीव और सक्सेसर अ स्कॉर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। क्या हम हमारे आने वालों के लिए एक ऐसा जलता हुआ प्लैनेट छोड़ के जाएंगे जिसमें सिर्फ रेगिस्तान बढ़ रहा होगा, लैंडस्केप ख़त्म हो रहा है, और क्या हमारा एनवायरनमेंट बीमार होगा, एलिंग हो गया? क्या ये सब कुछ हम हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ कर जाने वाले हैं? मिस्टर लेस्टर एंड ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर ने अपनी बुक में द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट पॉइंट्स आउट, उन्होंने ये कहा है दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिक सिस्टम ऑफ फोर, अर्थ का जो प्रिंसिपल है बायोलॉजिकल सिस्टम वो चार है, फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और यही चारों मिलके हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की नींव को बनाते हैं। In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw material for industry। फूड सप्लाई करने के अलावा ये जो चार सिस्टम हैं, कौन से चार सिस्टम? फिशरीज, ओके, जो समुद्र में से फिशेस इकट्ठी की जाती है, फॉरेस्ट्री, जंगलों के, ग्रास लैंड, घास के मैदान, एंड क्रॉप लैंड्स, एग्रीकल्चर। ये चार ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खाना देने के अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए कच्चा माल प्रोवाइड करवाती है, रॉ मटेरियल, एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक। मिनरल्स और पेट्रोलियम के अलावा बाकी जितना भी कच्चा माल है वो इन्हीं, ओके, चारों सिस्टम से आता है। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level। जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े एरिया है जहाँ पे ह्यूमन इन चारों सिस्टम पे क्लेम करता है और उसका ये जो क्लेम है ये बिल्कुल अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुँच चुका है। कहने का मतलब है इज़ ओनली एक्सप्लॉइटिंग दैम, सिर्फ उसको उनको यूज़ में लेने में लगा हुआ है, ये नहीं सोच रहा है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा अगर हम इसी तरीके से इन सब चीज़ों का एक्सप्लॉइटेशन करते रहें।
अ पॉइंट वेयर दियर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, जहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी तो इम्पेयर्ड हो रही है, ख़राब हो रही है, एंड दे आर ओनली यूजिंग द थिंग्स। व्हेन दिस हैपन, जब ऐसा होगा, फिशरीज कलैप्स, फिशरी ख़त्म हो जाएगी, गिरने लगेगी, फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्ट लैंड, हमारे ग्रासलैंड घास के मैदान बिल्कुल निर्जन वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो क्रॉपलैंड है, हमारे एग्रीकल्चर खेती की ज़मीन, वो नेट्रियट का मतलब बिल्कुल तबाह होने लगेगी। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे। ये हमारी प्रोटीन की भूखी दुनिया, ओके, जिसे हर चीज़ में प्रोटीन चाहिए, वो ओके, उसके लिए फ़िशिंग बहुत ही कॉमन हो गई है डेली। इन पुअर कंट्रीज, जो बहुत ही गरीब देश हैं, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड, जंगलों को कंटिन्यूसली काटा जा रहा है, ओके, कुकिंग के लिए, फायरवुड इकट्ठी करने के लिए। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, कई जगह तो ये फायरवुड इतनी महंगी हो चुकी है, ओके, दैट वॉट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन वॉट गोज़ इनसाइड इट, ओके, कि बर्तन के जो अंदर जाता है उससे ज़्यादा महंगा, ओके, उसको बनाने के लिए लगने वाली चीज़ हो चुकी है। Since the tropical forest is, in the words of Dr. Mayers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction। क्या कहते हैं, जो हमारी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डॉक्टर मेयर्स ने कहा है, जिसमें वर्ल्ड की इतनी सारी स्पीसीज़ रहती है, लेकिन अब ये जितनी भी स्पीसीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट का मतलब ख़त्म होने के कगार पे हैं, क्योंकि इन जंगलों को, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, ये कहना बिल्कुल सही है कि जंगलों से ही हम हैं, डेजर्ट्स फॉलो, ओके, नहीं तो रेगिस्तान होते। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रोनॉमी, ओके, पैट्रीमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। वर्ल्ड्स की जो एंशियंट पैट्रोमोनी है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, वो अब ख़त्म हो रही है, ओके, 40 to 50 मिलियन एकड़ पर साल, ओके, पर ईयर, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer, ओके, और जो डंग, जिसको कंटिन्यूसली हम यूज़ में ले रहे हैं, for burning deprives the soil of an important natural, क्योंकि ये हमारी मिट्टी के लिए भी एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demanded in the year 2000। वर्ल्ड बैंक ने अंदाज़ा लगाया है कि अगर 2000 के अंदर हमें फ्यूल वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, तो कम से कम हमें अभी जो स्पीड है उसकी 5 गुना स्पीड से, ओके, प्लांटेशन करना होगा, पेड़ लगाना होगा, तभी आगे आने वाले टाइम में, ओके, जो पॉपुलेशन है उसकी फ्यूल वुड की जो डिमांड है वो फुलफ़िल हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जेम्स स्पेथ जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, सेड द अदर डे, उन्होंने भी कहा है, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट, हम कह रहे थे कि हम जंगल खो रहे हैं, एट एन एकड़ अ सेकेंड, हर सेकेंड 1 एकड़ जंगल ख़त्म हो रहा है, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड, बट बहुत जल्दी टाइम आएगा, ओके, कि आधे से भी कम सेकंड में 1 एकड़ जंगल तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। Close the remaining chapter, we will continue in the next video. Till then you have to read the poem, read the chapter till here and try to get, okay, learn it for your exams. Till then just try to get the questions till here, यहाँ तक के जितने भी questions हैं उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। Locate the lines in the text that support the title The Ailing Planet, ऐसी लाइन्स को ढूंढिए जो आपको बता रही है कि हमारी अर्थ बीमार हो रही है,
What does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify? वो ये बताता है कि इंसान दुनिया का बहुत ही खतरनाक जानवर है जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद करने की ठान रखी है. ओके. How are the Earth's principal biological system being depleted? So class, read till here. Next we will continue in the next video. Thank you.